नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 13 अक्टूबर 2021। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो आर्टिकल रहेगा वो है बिग टेक एंड आवर किड्स, कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने किस तरीके से हमारे बच्चों को एक कहते हैं ना कि एक आइडियोलॉजिकली या बिहेवियरली एक तरीके से उनको नंब बनाने का पूरा अपनी तरफ से काम कर रखा है। और ये चीज़ रिवील की है फेसबुक की एक विसल ब्लोअर ने। ठीक है, वो पूरी डिटेल हम जानेंगे और पूरा मुद्दा डिटेल में जानेंगे। अच्छा, एक आर्टिकल इसी से रिलेटेड और है, उसको भी हम कनेक्ट करेंगे। 2-3 पॉइंट्स यहाँ से इंपॉर्टेंट लेंगे कि हमें क्यों एक सबोटर्स की ज़रूरत है। सबोटर का मतलब कि जो डिमोलिश कर सकता है पूरे सिस्टम को, उसकी क्यों ज़रूरत है, जानेंगे पूरे मुद्दे को। इसके अलावा जो नेक्स्ट आर्टिकल हम जो डिटेल में देखने वाले हैं दैट इज़ ग्रोथ फर्स्ट। आरबीआई के सामने चैलेंजेस बहुत है। इन्फ्लेशन का चैलेंज है, इंटरनेशनल मार्केट में जो वेरिएशन आ रहे हैं वो चैलेंजेस हैं। उसके बावजूद भी आरबीआई ने टारगेट किया है ग्रोथ को। जानेंगे पूरी डिटेल को। कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और इससे रिलेटेड क्या है, क्वेश्चंस भी थे अब की बार यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो इक्वेशन बनने में समझ आती है फिर। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन तो एक सिंपल सा था कि इंडियन गवर्नमेंट की जो बॉन्ड्स हैं उनकी यील्डिंग अगर देखें तो उस पर इन्फ्लुएंस किस किस का आता है। तो ऑप्शंस में था यूनाइटेड स्टेट्स का जो फेडरल रिजर्व है उसके एक्शंस का कोई असर आता है क्या। ठीक है, इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर इन्फ्लेशन जो है उसका कोई असर पड़ता है क्या। तो तीनों चीज़ें वहाँ पर इन्फ्लुएंस करती है बॉन्ड यील्डिंग के ऊपर। ये एनालिसिस इंडियन एक्सप्रेस का ही कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करता है अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा हो तो। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे अनक्वाइट फ्रंट, कि एक तरफ तो एलओसी पे पाकिस्तान अपनी तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है, पर एलएसी की बात करें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उधर से चाइना 1962 के बाद में कम से कम एकदम फ्रीली एकदम लड़ाई करने के मूड में तो नहीं आया। ठीक है, पर अभी के जो इंसिडेंट्स हैं वो कुछ डाउट क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा एक आर्टिकल है ऑर्डर ऑफ रीजन। इस ऑर्डर ऑफ रीजन, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसका यूज या फिर मिसयूज, उसको रोकने के लिए कितने ही वर्डिक्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है ना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को भी देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स को डिटेल में डिस्कस करना। फर्स्ट आर्टिकल है बिग टेक एंड आवर किड्स। आर्टिकल लिखा है कृष्णा कुमार के द्वारा। देखो, अभी रिसेंट एक डिस्कशन चल रहा है यूएस की कांग्रेस, मतलब यूएसए की जो पार्लियामेंट है वहाँ पर, कि ये जो बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज हैं ये अपने प्रॉफिट के लिए बच्चों की मेंटल हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है। और यही चीज़ रिवील कर दी फेसबुक की एक विसल ब्लोवर फ्रैंकिस ह्यूजेन ने भी, कि जो ये कंपनियां हैं, देखो फ्रैंकिस ह्यूजेन फेसबुक में ऑलरेडी काम कर चुकी है, अभी उन्होंने छोड़ दिया है। तो उन्होंने कहा कि ये कंपनीज शेडोज़ में ऑपरेट करती हैं और वो शेडोज़ भी ऐसी होती हैं जिसका नुकसान एक तो बच्चों को हो रहा है और एक डेमोक्रेटिक एथोस को हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सोशल मीडिया कितना असर डाल रही है हमारे सिस्टम पे। इसके अलावा सोसाइटी में जो डिवीज़न है उसको भी बहुत ज़्यादा गहरा बनाती चली जा रही हैं। ये 3 इश्यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ह्यूजेन ने अपनी तरफ से जो स्टेटमेंट दिए हैं, इनका ये था कि जो टेक्निकल डेप्थ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के देखे, और पर्टिकुलरली उन्होंने टारगेट किया था वैसे तो फेसबुक पे ही, कि ये टारगेट किस पे करती हैं, यंग कंज्यूमर्स पे। क्योंकि इनको पता है कि आज अगर छोटे बच्चों को हम कैप्चर कर लेंगे तो वो लंबे समय तक हमारे यूज़र बनते रहेंगे, तो उनका पैसा बनता रहेगा। तो एक मोरालिटी की बजाय ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स प्रॉफिट की तरफ ज़्यादा विश्वास करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्टे करवाना चाहते हैं। इसीलिए तो आप देखो कि एल्गोरिदम्स कैसे काम करती हैं। आप कभी भी कोई यूट्यूब पे, फेसबुक पे अपनी जो लाइकिंग के अकॉर्डिंग कुछ सर्च किया तो फेसबुक और यूट्यूब आपको, या फिर जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो आपको उसी तरीके के सजेशंस देता रहेगा, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे। तो ऐसे में उन्होंने एक्सप्लेन किया ये कंपनियां कंज्यूमर को एंटाइस, दैट मीन्स उनको लालच देने की कोशिश करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो टाइम स्पेंड करें उनके प्लेटफॉर्म्स पे। अब देखो, ऑडियंस ग्रास्पिंग का ही सबसे बड़ा एक कंपटीशन है। जैसे कि आज कोई भी प्लेटफॉर्म उठा करके देख लो, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको अगर कोई चैलेंज भी करेगा ना तो वो भी यही सोच के आएगा कि हमारी स्क्रीन टाइम कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो एक
स्कीम चल रही है, एक एल्गोरिदम इस तरीके से डिज़ाइन की हुई है जिसकी वजह से बच्चे वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज कर सकें। देखो, फेसबुक ने बोला तो है कि हमने बहुत ज़्यादा, हमारे कहते हैं ना कि लीगल रिस्ट्रेंट हमने बहुत ज़्यादा बढ़ती है कि कोई भी ऐसी पोस्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे शेयर ना हो जिसकी वजह से कोई इश्यूज क्रिएट हो। पर वही चीज़ है कि आप कितना ही कुछ कर लो, क्या आउटकम कुछ निकल रहा है? अच्छा, फेसबुक के जो फेस है, पब्लिक फेस मार्क जकरबर्ग, उन्होंने तो सीधा आके कह दिया कि बोले ये ह्यूजेन ने जो कोई भी स्टेटमेंट दिए हैं, विसल ब्लोअर ने, ये एक फॉल्स पिक्चर है, वो एक्सपोज की जा रही है हमारे प्लेटफॉर्म की। पर रियलिटी देखी जाए तो हैबिचुअली अगर बच्चों के अंदर हैबिट्स जो हैं वो अगर देखी जाए ना, वो कुछ ऐसी होती हैं कि उनको क्या सिखाया जा रहा है। अभी तक का अगर ट्रेंड देखें नॉर्मल, अगर हम फैमिली या फिर हमारे सिस्टम की बात करें, तो पेरेंट्स एंड टीचर्स, इन दो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इन दोनों का रोल जो है वो टेक ओवर कर लिया है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने। और आज मतलब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अपने हिसाब से बच्चों के बिहेवियर को नरेट करना शुरू कर दिया, और बच्चों के बिहेवियर की वजह से उनको जो ज़िंदगी में नुकसान होता है उसके बारे में उनका कोई कॉम्पनसेशन देने का कोई प्रोविज़न भी नहीं है। मतलब एक तो माँ बाप और गुरु, इन तीनों की जगह ले ली है सोशल मीडिया ने। और रही सही में कोरोना ने तो और ज़्यादा पुश कर दिया है, जहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करें, वहाँ पर तो एकदम से बाढ़ ही आ गई कि जैसे पता नहीं पढ़ाई के लिए कितने प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। पर पॉइंट क्या आके निकल जाता है कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के चलते यहाँ पर इनकी जो एल्गोरिदम है, इनका जो काम करने का तरीका, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, जिसमें एक तो माता पिता की और गुरु की जो रेलेवेंस है बच्चों की ज़िंदगी में, वो कम होती चली जा रही है। एक टीचर और माता पिता की ड्यूटी क्या होती है कि वो बच्चों के अंदर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ लेकर के आए, बच्चों के अंदर सेंसिबिलिटी लेकर आए, कहते हैं ना कि एक उनके अंदर जो एक भावना की जो एक सेंस जो होना चाहिए वो आना चाहिए। वो चीज़ें अब सोशल मीडिया अपना रोल प्ले कर रही है, अपने हिसाब से सेटल कर रही है। और सोशल मीडिया में देखो, स्क्रीन टाइम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करने के लिए क्या करते हैं, आपने खुद ने नोटिस किया होगा कि कभी आपने मान लो वीडियो देखते देखते हैं यूट्यूब पे कुछ और कंटेंट सर्च कर लिया एक बार, तो फिर वो कंटेंट से रिलेटेड सजेशन बैक टू बैक आने शुरू हो जाएंगे कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ऑक्यूपाई करें। और आप जहाँ पर एडिटोरियल या फिर कोई और वीडियो देख रहे हो अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, उससे बिल्कुल डाइवर्ट हो जाते हो। चलो आप तो समझदार हो, आपकी उम्र भी अच्छी खासी है, ठीक है, 20 के अराउंड है, तो आपको डिसीजन लेना आता है कि नहीं मैं गलत जा रहा हूँ, मुझे ये स्विच करना है। पर दूसरी तरफ अगर बच्चे के हाथ में अगर लग गया, तो उसके इंटरेस्ट की चीज़ें अगर उनको दिखाने लग गए, तो फिर वो क्या स्क्रीन छोड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। अभी जो नोबेल प्राइज़ फॉर पीस, ये इसके विनर हैं मारिया रेजा, ठीक है, इनको मिला था फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस का जो सेगमेंट है उसके लिए इनको ये नोबेल पीस प्राइज़ मिला। और ये फिलीपींस से बिलोंग करते हैं। तो फिलीपींस में एक तरीके से यूँ मानो कि डिक्टेटरशिप टाइप रूल होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी फ्रीडम ऑफ प्रेस को मेंटेन रखने की कोशिश की। तो इन्होंने भी अपने स्टेटमेंट में एक बार बीबीसी को जब इंटरव्यू दिया था, तो ये कहा था कि जिस तरीके से अभी सोसाइटी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का काम आ रहा है, उससे फिलीपींस में हमारे यहाँ पर लिबरल डेमोक्रेसी डिक्लाइन कर रही है। दूसरी चीज़, बिहेवियर में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन देखने को मिल रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो ऐसे में इन्होंने सीधा सा कहा था मारिया रेसा ने कि पीपल का जो माइंडसेट है, लोगों का जो माइंडसेट है ना, उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है और उनको नम्ब बनाया जा रहा है। नम्ब का मतलब मंद बुद्धि, क्योंकि चीज़ों को ज़्यादा डाइवर्सिफाइड मैनर में देखते नहीं है ना, वो समझने की कोशिश करते हैं, और मेरी लाइकिंग क्या है, मेरी पसंद क्या है, उसी चीज़ में मेरे मेरे करते वो बिल्कुल एक नैरो माइंडेडनेस में फंस जाते हैं। तो ऐसे में एक तो हो जाता है कि एक इंडिविजुअल की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, सोचने समझने की जो क्षमता है वो, और दूसरी तरफ एक नैरेटिव, इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा गैप आ चुका है। दैट मीन्स कि सोशल मीडिया पे जो एक नरेशन चल रहा है वो, और सच्चाई क्या है वो, दोनों में रात दिन का फ़र्क है। आज खुद देखो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो लोग बच्चे एंगेज रहते हैं, उन बच्चों को ये लगता है कि पता नहीं वो क्या से क्या कर सकते हैं, अपने आप को सुपर हीरो समझना शुरू कर देते हैं। पर रियल सेंस में जब वो रियलिटी से डील करना शुरू करते हैं, तब पता पड़ता है अरे यार ये तो बहुत मुश्किल है। यही चीज़ मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि इसी चीज़ को आप भी समझो कि रियल सेंस में आपको पब्लिक से डील करना होता है, ठीक है, और वो भी कैसी पब्लिक, जो सोशल मीडिया का शिकार हो चुकी है। अब आप इस चीज़ को अच्छे से समझे, ठीक है, मतलब आप उस दलदल में ऑलरेडी हो
जिस दलदल को आपको आगे सॉर्ट आउट भी करना है, जब आप सर्व करोगे कंट्री को, तो उस टाइम पर भी आपको इन चीज़ों से, इन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। आज अभी तो क्या है, उस दलदल का पार्ट आप हो, पर जब आप सर्विसेज में चले जाओगे तो आप उस दलदल को कैसे क्लियर करोगे, वो आपकी सबसे बड़ी हेडेक होगी। तो उन चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दोनों चीज़ें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्लस एंड माइनस, दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो बात ये आ जाती है कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो है यहाँ पर सोशल मीडिया के द्वारा किया जा रहा है, तो ये तो एजुकेशन भी करती थी। एजुकेशन क्यों दी जाती है, किसी को ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? अगर आप एक बार सेलेक्ट होते हो तो उसके बाद में जैसे लबास ना जाते हो, फॉर एग्जांपल मसूरी, तो या फिर आप पुलिस एकेडमी जाते हो हैदराबाद, वहाँ पर अगर आपकी ट्रेनिंग होती है तो वो ट्रेनिंग किस लिए है? आपका बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए ही तो है। पर राइटर एक चीज़ बोल रहे हैं कि एजुकेशन का पर्पज ही बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है, पर बिहेवियर मॉडिफिकेशन ऐसा होना चाहिए ना जिससे कि आप बिहेवियरलिज्म को ही रिमूव ना कर दो। नहीं, एक व्यवहार करने का तरीका सिखाया जाता है, व्यवहार बिगाड़ने का तरीका नहीं सिखाया जाता है। जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आ रही है, और ये तो और भी ज़्यादा एग्जेजरेटेड सिचुएशन बन चुकी है जब से पेंडेमिक का आउटब्रेक हुआ है और टीचिंग और जो लर्निंग प्रोसेस है वो सारा ऑनलाइन चला गया है। आज बहुत कम ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं इन सारी वल्नरेबिलिटीज से। हर तरफ सदर बाजार खुला हुआ है और हर तरफ देखो एजुकेशन के नाम पर अलग अलग चीज़ें बेचने के लिए लोग रेडी बैठे हैं। तो सवाल क्या है कि बच्चों को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है यहाँ पर। इसके आगे राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि दो इंपॉर्टेंट कंसर्न्स यहाँ पर रेज होते हैं। एक तो क्या, बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास में क्या 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 टूल्स अवेलेबल है, क्योंकि इनअप्रोप्रिएट कंटेंट बहुत ज़्यादा आता है सोशल मीडिया पे। जैसे यहाँ पर सिंपल सी बात है कि छोटे बच्चे को या जिसके हाथ में अभी स्मार्टफोन ये लगा है, उस बच्चे को कैसे ऑक्यूपाई रखा जाए, स्क्रीन टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए, उस बच्चे को लॉन्ग टर्म तक कैसे ऑक्यूपाई करके रखा जाए। सोशल मीडिया की एल्गोरिदम इसीलिए काम करती हैं। तो बोला वहाँ पर हेटफुल मटीरियल या फिर पोर्नोग्राफी जैसे कंटेंट जो हैं वो शेयर होते रहते हैं। तो फिर एक बार अगर बच्चे को थोड़ा सा भी दिमाग अगर भटक गया है, एक बार भी अगर यंग माइंड को कैच कर लिया है इन दोनों में से किसी एक चीज़ ने, तो वो बच्चा फिर बैक टू बैक आगे से आगे स्क्रॉल अप करता चला जाएगा और उसी चीज़ में उलझा रह जाएगा। तो पहला सवाल तो क्या है कि क्या हमारे पास में इतने टूल्स अवेलेबल हैं कि हमारे बच्चों को हम इनअप्रोप्रिएट कंटेंट से बचा सकें? एक तो ये कंसर्न सबसे बड़ा है। दूसरा कंसर्न ये कि हम हमारे बच्चों को जो भी डिजिटल मीडिया से रिलेटेड एडिक्शन है, आजकल आप देखो हर एक चीज़, मतलब आउटडोर गेम्स तो खेलना ऑलमोस्ट बहुत कम हो चुका है, और जो लोग खेल रहे हैं उन लोगों का अच्छा खासा बेनिफिट भी मिलता है। टीम वर्क कैसे होता है, जैसे एक स्मार्टफोन पे कोई बच्चा गेम खेल रहा है, घर के अंदर 4-5 स्मार्टफोन्स हैं, सब लोग गेम्स में लगे हुए हैं या फिर ऑनलाइन मीडिया अपने अपने अकाउंट्स में एक्सेस कर रहे हैं, तो वो इंडिविजुअलिटी आ जाती है ना, तब फिर प्रॉब्लम आ जाती है जब कभी भी कोई चैलेंज एक साथ आता है और टीम वर्क की ज़रूरत होती है, एक साथ मिलकर के कैसे काम किया जाए, और उस चैलेंज को टैकल करने में फिर बच्चे लॉन्ग टर्म में फेल हो जाएंगे, तो फिर माँ बाप ने और गुरु ने सिखाया क्या? ये अपने आप में सबसे बड़ा चैलेंज है कि बच्चों को हम एडिक्शन से कैसे बचा सकते हैं। ये एक तरीके का नशा है। हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी रह चुके हैं सुदीप बनर्जी, उन्होंने एक स्कीम चला रखी थी उस टाइम पे, उन्होंने उस स्कीम को बैन कर दिया। उस स्कीम का नाम था 1 लैपटॉप पर चाइल्ड, और उनका ये मानना था कि इस तरीके से अगर चलते रहे ना तो मंद बुद्धि हो जाएंगे बच्चे, और कुछ ही नहीं है, इनको बंद करो, एक बच्चे के लिए एक लैपटॉप नहीं। हमें डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल सिस्टम को उतना ही पेनिट्रेट करवाना है जितनी कि वो फायदेमंद साबित हो सके। नुकसान वाली चीज़ हो गई तो उसको बंद करो। और आज ये रियलिटी आप देख ही रहे हो कि कितनी ज़्यादा ऑनलाइन सिस्टम को लेकर के कितना ज़्यादा एग्जेजरेशन चल रहा है चारों तरफ। टेक्निकल जाइंट कंपनीज की अगर बात करें तो इनके पास में एकेडमिक सपोर्ट आर्मीज अवेलेबल है खुद की, ठीक है ना, कि किस तरीके से फैमिलीज को और स्कूल का जो रीन है उसको हम खत्म कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे को पढ़ाना था, माता पिता घर पे पढ़ाते थे, स्कूल टीचर्स आपके स्कूल में पढ़ाते थे, पर इस केस में यहाँ पर अब क्या हो गया है कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बेसिस पे सारे के सारे काम कौन कर रहा है अभी? ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो माता पिता और गुरु के साथ में जो बच्चे का लिंक होता है ना, वो डाउन होता चला जा रहा है। तो ऐसे में ये जो प्रीडेटरी थ्रेट्स हैं, इनसे प्रोटेक्शन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो ऐसे में देखो,
जैसे आज आप खुद लर्न करते हो, एक लिमिट तक आप यूट्यूब, सोशल मीडिया में भी देखो, नॉर्मली आप खुद देखा करो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये 2-3 बीमारियां हैं, इनको तो आप बंद करो, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पे भी देखो तो वही कंटेंट देखो जो आपके लिए काम का है, और एक लिमिटेड टाइम फ्रेम कि हाँ मुझे 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं देना यूट्यूब को, बाकी मेरी सेल्फ स्टडी करनी है, ग्रुप स्टडीज़ करनी है। क्योंकि ग्रुप स्टडी, आज प्रॉब्लम क्या आ रही है, रिवीजन प्रॉपर टाइम पे नहीं हो रहा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हज़ारों, मतलब 4-5 चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखे हैं, अलग अलग जगहों से आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके, और फिर बाद में आपको यही नहीं पता पड़ता है कि कौन से इन्फॉर्मेशन को मुझे रिवाइज करना है, कौन सी को नहीं करना। तो इन्फॉर्मेशन डेटा आपके पास में इतना कलेक्ट हो गया है, पर आपकी लर्निंग जो प्रोसेस है वो बिल्कुल डाउन हो गई। इसीलिए तो यूपीएससी प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन है एनालिटिकल आने के बावजूद भी अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं। क्या करना चाहिए, सेलेक्टिव बनो, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से काम करो। सेम चीज़ हमें बच्चों के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि डिजिटल इंडस्ट्रीज ने तो देखो अपनी तरफ से इन्वेड कर दिया है घरों को और स्कूल्स को, और हमें ज़रूरत है कि बच्चों को इन प्रेडेटरी प्रैक्टिसेस से बचाएं, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रेडेशन का काम कौन कर रही है, पोर्नोग्राफी मटीरियल, ठीक है, या फिर जो हेटफुल जो प्रोपेगेंडाज फैलाए जा रहे हैं। आज इंडिया जैसा कंट्री, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, ये कंट्री हैं जो मल्टी एथनिसिटी के कंट्रीज है, जहाँ पर बहुत अलग अलग सोशल ग्रुप्स रहते हैं। तो इनके बीच में हेट स्पीच अगर बढ़ा रहा है कोई, तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ही प्रमोट हो रहे हैं। बोलने को तो बोलते हैं कि जी हम रोक रहे हैं इन हेट स्पीचेस को, पर इसकी वजह से वायलेंट आउटब्रेक कितने होते हैं वो भी हम जानते हैं अच्छे से। तो विसल ब्लोवर जो है, उन्होंने सीधा सा रिवील किया है कि फेसबुक खुद भी अपनी तरफ से क्लीन अप एक्टिविटीज करता है, ठीक है। इसके अलावा जो ग्लोबल कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स एनफोर्समेंट रिपोर्ट है, उसके हिसाब से बताया गया है कि फेसबुक ने बहुत सारे कंटेंट को रिमूव किया है, जैसे कि किसी का हरासमेंट से रिलेटेड स्टेटमेंट हो, या कोई पोस्ट हो, या फिर किसी को बुली बनाया जा रहा है। बुली का मतलब हो गया एक तरीके, किसी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। हेट स्पीच से रिलेटेड कंटेंट हो, या फिर सेल्फ इंजरी कंटेंट हो, इन सभी कंटेंट्स को क्लीन किया जा रहा है। बट फिर भी आज आप देखो कि क्या प्रॉपरली टैकल हो रही है ये प्रॉब्लम जो बच्चे फेस कर रहे हैं। वेस्ट ने तो देखो बहुत लंबा टाइम लगा दिया है बच्चों को प्रोटेक्ट करने से, कि हाँ भाई कैसे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के एडिक्शन और इससे होने वाली जो साइड इफेक्ट्स हैं इनसे कैसे बचाया जाए। यूरोप ने पिछली 2 सेंचुरीज से इस चीज़ को समझना शुरू कर दिया और अपने लिए खुद की लीगल फ्रेमवर्क भी तैयार कर दी। इसके अलावा ये जो पूरी वर्किंग है, अगर हम चाहें कि बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर मिले, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, एक सर्वसहमति आनी चाहिए, कंसेंसस होनी चाहिए स्टेट, दैट मीन्स गवर्नमेंट और सोसाइटी के बीच में, और साथ में इंडस्ट्रियल हाउसेस जो है ना वो भी साथ में आए। तब जाकर के जो बच्चे हैं जो कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, और बच्चों की जो एज होती है ना वो होती ही वल्नरेबल है, वहाँ पर आप किसी भी तरीके से उनका बिहेवियर आप सेटल कर सकते हो, तो वो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ हो चाहे इंडिया हो, हमें बच्चों को सोशल मीडिया के इस मिसफॉर्च्यून में, एक कहते हैं ना कि इसके दलदल में फंसने से बचाने की ज़रूरत है। डिजिटल एरा है हम मानते हैं, पर बच्चों को फिर भी बचाना ज़रूरी है। एक लिमिट तक वही चीज़ है जी, इंटरनेट को आप यूज़ करो दैट्स ओके, इंटरनेट आपको यूज़ करने लग जाए तो मुश्किलें शुरू हो जाएंगी, तो वो आपको करेक्शन लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए कानून भी बहुत हैं, पर कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, राइट। तो एक रियलिटी की तरफ लेके आने की ज़रूरत है बच्चों को, इमेजिनेशन वाले सिस्टम से निकाल करके। यहाँ पर लास्ट में एक कोटेशन दे रहे हैं राइटर कि हेराल्ड इनीज, अगर आज वो जिंदा होते, हेराल्ड इनीज की एक क्रिएशन है 1951 की, द बायस ऑफ कम्युनिकेशन, कि किसी के साथ में आप कोई भी वार्ता करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, तो उसका असर उसके बिहेवियर पे सीधा देखने को पड़ता है, और उसी एक जने के बिहेवियर की वजह से पूरी कल्चर के ऊपर इफेक्ट आता है। दैट मीन्स कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन डिसाइड करता है कि किसी देश की या किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ ग्रुप की या किसी ग्रुप की कल्चर क्या होगी। तो वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज हमारे बच्चों की जो कल्चर है वो कैसे डेवलप हो रही है, वो सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के थ्रू नरेट हो रही है। तो ऐसे में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का जो कोई भी यूज़ है जिसके अंदर बच्चों के इमोशंस के साथ में खेला जा रहा है, उनकी सोच को बदलने की कोशिशें की जा रही है, उसको बहुत सही तरीके से टैकल करना ज़रूरी है। नहीं तो हमें पता है कि ह्यूमैनिटी के अंदर एक नया इनकारनेशन देखने को मिल रहा है, मतलब इंसान का बिहेवियर एक नए तरीके से, मतलब नया अवतार देखने को मिल रहा है इंसान का। और मारिया रीजा ने और ये फ्रांसिस
ह्यूजेन ने अपनी तरफ से करेक्टली ही कहा है कि बिहेवियर जो है ना उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। वही बात है जी कि सोसाइटी अगर अच्छी बनानी है, डेमोक्रेसी अगर अच्छी बनानी है, तो हमें बिहेवियर पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ना कि प्रॉफिट के ऊपर। बाकी हमें पता ही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स केवल प्रॉफिट पे काम करते हैं। ये बहुत बड़ा एक आयरनी है कि कंपटीशन जो होता है ना, मार्केट इकोनॉमी होती है, उसका ही एक ये लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि जहाँ पर आप सोशल एथोस को या फिर जो एक फैमिली इश्यूज हैं उनको हम देखा जाए तो एक नई चीज़, एक नया थ्रेट, एक नई मुश्किल ऐड हो चुकी है, नया चैलेंज है ये। इसके अलावा जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसका कंटेंट भी साथ में ऐड कर लेते हैं, वो वहाँ पे चलते हैं हम। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखो, वाई वी नीड सबॉटर्स। हमें क्यों ज़रूरत है बिल्कुल ऐसे इंसान, ऐसी कुछ सिस्टम की जो कि बिल्कुल एग्जिस्टिंग सिस्टम को डिमोलिश कर दे। मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि वही फेसबुक की जो विसल ब्लोवर है फ्रांसिस ह्यूजेन, उन्होंने रिवील किया है कि फेसबुक को सारी चीज़ों का पता है कि कैसे सोशल, पॉलिटिकल या फिर आप देख सकते हो इकोनॉमिकल इश्यूज को ध्यान में रखते हुए, मतलब किस तरीके से डिसरप्शन आ रहा है पूरे एक, कहता है ना कि हमारे सोसाइटी के थ्रेड में, सोसाइटी का जो धागा है, जो एक सीक्वेंस, एक पैटर्न है, उसमें किस तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही है। इसके अलावा फेसबुक हो या गवर्नमेंट हो, किस तरीके से इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं, चाहे वो प्राइवेसी से रिलेटेड हो या फिर अपनी खुद की सोच समझ करके अपने खुद के डिसीजन लेने के जो फ्रीडम होनी चाहिए, उसको ब्रीच कर रही है। ह्यूजन ने जो रिवील की है उनमें से 3 बेसिक पॉइंट्स निकल के आते हैं। पहला बेसिक पॉइंट तो ये कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो चल रहे हैं ये सारे के सारे इल इंटेंशनड नहीं है। अगर डायरेक्टली हम कहें ना कि ये लोग बहुत ही बुरा चाहते हैं सोसाइटी का, तो ऐसा तो नहीं कह सकते, पर हाँ, इनकी अगर देखा जाए ना तो मोरल और प्रॉफिट, 2 चीज़ों के अंदर इन्होंने प्रॉफिट पर ज़्यादा ध्यान दे दिया। अब प्रॉफिट पर ज़्यादा ध्यान दिया तो एल्गोरिदम कैसे बनाएंगे? एल्गोरिदम का मतलब एक कंप्यूटेशनल सीक्वेंस जिसमें यह पता किया जाता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसमें यह पता किया जाता है कि जी जो यूज़र है उसका इंटरेस्ट क्या है, क्या ये कीवर्ड्स को सर्च कर रहा है, और उन्हीं कीवर्ड्स को सर्च कराने के हिसाब से वो सामने उसके सजेशन देते रहते हैं। तो जो एल्गोरिदम बनाई है ना, वो फिर बच्चों को, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो या फिर कोई और प्लेटफॉर्म हम यूज़ करें, वहाँ पर बच्चे तो क्या, अब तो यहाँ पर इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, जो एडल्ट्स हैं वो भी आ गए, पूरे ह्यूमन बीइंग की हम बात कर रहे हैं, उनके सामने उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनके सामने सजेशंस आ जाते हैं और उनका असर उनके बिहेवियर पे सीधा देखने को मिलता है। जैसे कि इंस्टाग्राम के पोस्ट की वजह से जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं उनके बिहेवियर में इतना ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा है कि उनके जो सिस्टम में जो उनकी एग्जिस्टेंस है उसमें भी उन लोगों ने केवल और केवल इमेजिनेशन की लाइफ जीनी शुरू कर दी, राइट। अब इसी तरीके से फेसबुक और व्हाट्सएप भी करते हैं। तो पॉइंट क्या है कि काम तो इन्होंने शुरू किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इल इंटेंशन के वे में नहीं, मतलब इनका काम करने का तरीका बिल्कुल भी गलत सोच के साथ नहीं था, पर चाहते ना चाहते हुए भी जो रिजल्ट जो निकल के आ रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस जो निकल के आ रहे हैं, वो ऐसे लगता है कि इल इंटेंशनड है। मतलब एल्गोरिदम का जो यूज हो रहा है ना, वो चीज बहुत ज्यादा गड़बड़ साबित कर रही है। दूसरा कि कुछ भी सही तरीका नहीं है कि कैसे हम मार्केट बेस्ड सॉल्यूशन निकाल के ला सकें। जैसे मैं आपको प्रीवियस आर्टिकल में ये चीज़ पहले कोट कर चुका हूं कि मान लो आज के टाइम पे फेसबुक का ये पता पड़ गया कि फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, ये जो नरेशन क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी में छोटे बच्चों के अंदर या एडोलसेंट गर्ल्स में, तो वहाँ पर उनके उस बिहेवियर वेरिएशन को कैसे हम सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर मार्केट इकोनॉमी की बात करें तो एक और नया प्लेयर आएगा और वो भी क्या सोचेगा, वो भी इसी तरीके के एल्गोरिदम लॉन्च करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर रिटर्निटी क्या है। तो उसके लिए क्या करेगा कि भाई कैसे भी करके जो यूज़र हैं उनको अट्रैक्ट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का काम किया जाए। तो भाई वो काम तो फेसबुक ऑलरेडी कर रही है, फिर क्या आपने कोई ऑल्टरनेट निकाल लिया? इसका मतलब मार्केट इकोनॉमीज में इनका कोई सोल्यूशन नहीं है। तीसरा जो पॉइंट निकल के आ रहा है वो ये कि अगर हम ये माने कि यहां पर सेल्फ रेगुलेशन कर लेंगी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जी ये बिल्कुल ही एकदम बचकानी हरकत होगी या बचकानी सोच होगी कि हम ये सोचें कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुद से खुद को रेगुलेट कर लेंगे, क्योंकि इनका आर्किटेक्चर किस पे बेस्ड है? मैक्सिमाइजिंग द स्क्रीन टाइम एंड डेटा
ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्शन के ऊपर है, जिससे कि वो यूज़र जो भी है उसके बिहेवियर को नरेट भी कर सके, अपने हिसाब से उसके बिहेवियर को मैनेज भी कर सके और उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको एक डायरेक्शन देता चला जाए और उनको बिल्कुल मंद बुद्धि बना दे। राइट? तो ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से खुद की रेगुलेशन एक्सपेक्ट करें तो ये बिल्कुल झूठ है। अच्छा, सेल्फ रेगुलेशन के अलावा दूसरी रेगुलेशन हो जाती है सरकारी रेगुलेशन। तो सरकार के ऊपर भी डाउट यहां पर है। क्यों? अभी जो दो तीन इंसिडेंट आए, एक तो पेगासस वाला और एक आर्सेनल कंसल्टिंग वाला, इन दोनों इश्यूज में आप देखो कि सरकारों के ऊपर ब्लेम लगाया गया है कि एनएसओ ग्रुप ऑफ इजराइल, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया, एक मॉलवेयर, एक स्पाईवेयर, जो कि केवल और केवल उन्होंने दिया था जो भी सॉवरन एंटिटीज है, जैसे कि सरकार है या सरकारी कोई भी एजेंसी है। तो इसका मतलब पेगासस स्पाईवेयर का यूज किया जाता है और ये एक तरीके की जीरो क्लिक मालवेयर है। जीरो क्लिक मालवेयर का मतलब क्या हो गया कि आपको कुछ नहीं करना, आपको तो केवल कहते हैं ना कि हाँ जी ये लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करो तो आपके मोबाइल के अंदर वायरस आएगा या मालवेयर आएगा और फिर वो आपकी इन्फॉर्मेशन, जो भी हैकर है उसके पास में आपकी इन्फॉर्मेशन पहुंचा देगा। यहां पर उसकी अटैक नहीं है। यहां पर तो इतना सही है कि आपको केवल और केवल जहां पर भी ये पेगासस स्पाईवेयर इंस्टॉल करने के हार्डवेयर इंस्टॉल्स है ना, और जहां तक उनकी रेंज है, नेटवर्क है, वहां अगर उस रेंज में आप पहुंच गए तो यूं मान लो आपका फोन हैक हो गया। इनको बोलते हैं जीरो क्लिक मालवेयर्स। बोले यहां पे तो सरकारों ने इनका यूज कर लिया, राइट टू प्रिवेसी तक को हार्म कर दिया, जो कि आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का परमानेंट पार्ट है। पुट्टास्वामी केस के बेसिस पे राइट टू प्रिवेसी का भी क्वेश्चन था, आपको ध्यान होगा प्रीलिम्स 2021 में। ठीक है, आर्टिकल 21 का ही पार्ट है। और ये राइट टू प्रिवेसी तो देखो 2-3 बार आ चुका है पिछले, मतलब मैं बताऊं अगर 4 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आप। तो पॉइंट क्या आ रहा है कि कोई भी प्रॉपर वे के अंदर काम करता हुआ दिखाई ही नहीं दे रहा है कि कैसे ये सारा जो नरेशन क्रिएट हो रहा है, हेटफुल स्पीच, पोर्नोग्राफी का प्रमोशन होना, जो नंबनेस आनी, सोचने में बिल्कुल खत्म हो जाना, मॉरन्स बनते चले जा रहे हैं, इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सरकार भी अपनी तरफ से अपने नैरेटिव्स हैं उनको प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, उधर दूसरे जो सोसाइटी के अंदर ग्रुप्स, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, वो प्रमोशन अपने चाह रहे हैं कि कैसे भी करके हमारी बात आगे चले, तो वो भी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खुल करके अपने प्लेटफॉर्म्स को यूज़ होने दे रही हैं। तो ज़रूरत किसकी है? एक डिमोलिशर की, कि एक बिल्कुल नया सिस्टम शुरू किया जाए जिसको बोल रहे हैं सबोटेयर्स। ये एक तरीके की कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, ध्यान रखना, ये जिस तरीके से यहाँ पर सिस्टम आ रहा है, क्योंकि कम्युनिज्म में ही ये चीज़ कही जाती है कि जो चल रहा है उसको बिल्कुल उखाड़ के बिल्कुल चेंज कर दो। लेफ्ट इसीलिए बोला गया है कि आप बिल्कुल चेंजेस लेकर के आओगे, रेडिकल चेंजेस लेकर के आओगे। राइट का मतलब क्या होता है? राइटिस्ट पार्टी, राइटिस्ट आइडियोलॉजी के लोग, कि जो चल रहा है उसको कंटिन्यू करना है, और सेंट्रिस्ट वाले कि भाई टाइम आए तो चेंज भी कर लो और जो चल रहा है वो भी अच्छी बात है। तो ऐसे में हमने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जो इशू था वो अच्छे से समझा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है ग्रोथ फर्स्ट। आर्टिकल को लिखा है लेखा चक्रवर्ती ने। देखो अभी रिसेंटली 2 मीटिंग्स की यहाँ पे कोटेशन दी जा रही है। ठीक है, एक तो जैक्सन होल इकोनॉमिक्स सिंपोजियम, एक तो ये मीटिंग, दूसरी FOMC दैट मीन्स फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। और इसमें यूएस के जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं जिनका नाम है जे पॉवेल, तो उन्होंने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिए हैं कि अभी तो चलो ठीक है, हमारी तरफ से जो अकोमोडेटिव स्टांसेस चल रही है कि हाँ इंटरेस्ट रेट को कम करना, मार्केट में लिक्विडिटी को इंक्रीज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड इंक्रीज़ करना क्योंकि इकोनॉमी में रिसेशन नहीं आना चाहिए, तो वो चीज़ें अभी 2021 एंड तक रखी जाएगी और फिर बाद में स्टार्टिंग 2022 आते आते ये जो भी चेंजेस हैं, जो भी एक कह सकते हैं ना कि ढिलाई जो बरती हुई है यूएसए के फेडरल रिजर्व ने, बोलो उसको हम टाइट करना शुरू कर देंगे। अब टाइट करने का मतलब क्या हो गया कि वो पॉलिसी रेट्स को हाइक करना शुरू कर देंगे 2022 के शुरुआती दिनों के अंदर। तो सवाल ये है कि इसका इंडिया को क्या नुकसान है? सीधा नुकसान ये है कि जब यूएसए में अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है ना लोगों, इन्वेस्टर्स को, तो वो लोग फिर बाद में डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, वहाँ से इमर्जिंग इकोनॉमीज से पैसा निकाल करके और यूएसए जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में ले जा करके पैसा इन्वेस्ट कर दिया करते हैं। तो इसका नुकसान हमारे लिए क्या है कि हमारी जो डोमेस्टिक एक कहते हैं ना कि ग्रोथ कंसर्न्स हैं वो एक तरफ और ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं, क्योंकि जब तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर नहीं आता है हमारे यहाँ पर, हम प्रॉपरली ग्रोथ नहीं कर सकते। ठीक है ना। डोमेस्टिक इश्यूज की बात करें तो हमारे यहाँ पर अभी भी गरीबी खत्म नहीं हो रही है और महंगाई अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बना रह पा रहा है। तो ऐसे में आरबीआई को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट दिया हुआ ना 4 ± 2% का,
तो ऐसे में अभी आरबीआई इस रेंज में अपर वाले जोन में चल रहा है। आरबीआई ने जो टारगेट किया 2021-22 का इन्फ्लेशन रेट दैट इज 5.3, बोला 5.3 तक हम मेंटेन कर लेंगे। तो ऐसे रेंज में तो है ये 4 + -2 मतलब 6 अपर रेंज हो गई, तो उससे तो लिमिटेड है। पर इन्फ्लेशन अपने आप में बहुत बड़ी हेडेक है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, चाहे फ्यूल की देखो चाहे फूड की देखो, ये कमी नहीं आ रही है। तो ऐसे में आरबीआई को टारगेट तो दिया हुआ है इन्फ्लेशन, पर दूसरी तरफ देखा जाए तो इकोनॉमी में भी ग्रोथ हमें इंश्योर करनी है, और ग्रोथ में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो कैसे मैनेज करे आरबीआई? तो दोनों के बीच में एक टाइट रोप है। अब टाइट रोप वॉक अगर आरबीआई कर रहा है तो आरबीआई ने फर्स्ट प्रायोरिटी अभी तक तो आरबीआई ने ग्रोथ को ही प्रायोरिटी पे रखा है कि कैसे भी करके हमें ग्रोथ इंश्योर करनी है, इन्फ्लेशन को हम बाद में कंट्रोल कर लेंगे। अब देखो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी जो है उसमें यही था कि जो टेपर टेंट्रम है, दैट मीन्स कि कैसे भी करके लिक्विडिटी मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए, उसको हमें मैनेज करना है। पर उसका नुकसान क्या होता है? देखो फायदा तो इतना सही है, लिक्विडिटी बढ़ने से लोगों के हाथों में पैसा जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बनेगी तो इकोनॉमी साइकिल ऑटोमेटिकली चल पाएगी, तो फिर बाद में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और गरीबी हटाने का वो सारे मुद्दे जो हम आराम से टैकल कर पाएंगे। पर समस्या क्या होती है कि जब मार्केट में ज़्यादा पैसा हो जाता है ना, तो फिर कमोडिटी या फिर एनर्जी, इनकी प्राइसेस ऑटोमेटिकली राइज होती है, क्योंकि सीधी सी बात है पैसा पहुंच गया लोगों के हाथ में, तो डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और एक लिमिट से ज़्यादा अगर डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई शॉर्टेज की वजह से महंगाई लगातार बढ़ती चली जाती है। वैसे तो आरबीआई के द्वारा ये कहा गया है कि जो इन्फ्लेशनरी अभी ट्रेंड है ये ट्रांजिशनरी है, दैट मीन्स कुछ दिनों के लिए रहेगा, फिर उसके बाद में हट जाएगा। बट अगर रियल सेंस में देखा जाए तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर एग्जर्ट होना शुरू हो चुका है, हमारे सिस्टम में देखना शुरू हो चुका है। तो सेंट्रल बैंक ने यह कह दिया कि भाई अभी तो हम अकोमोडेटिव स्टांस को कंटिन्यू रख रहे हैं, फिर उसके बाद में हम धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट्स को राइज करेंगे। आरबीआई ने अपनी तरफ से ये बात कह दी है। पर वही चीज है कि अगर इंटरेस्ट रेट अभी हाई मतलब बढ़ा दी जाए तो इससे इकोनॉमिक रिकवरी को नुकसान हो सकता है। क्यों? वही बात, मार्केट में डिमांड बहुत कम है। कल हमने देखा था ना एक आर्टिकल कि किस तरीके से स्क्यूड डिमांड है, कि पैसे वाले लोग जो अपनी डिमांड करते हैं वो तो लगातार बढ़ रही है, और जो लोअर स्ट्रेटा है इकोनॉमी के अंदर वो लोग अभी भी डिमांड प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में आरबीआई ने स्टेटस को मेंटेन रखा है, जो चल रहा था उसी को कंटिन्यू रखा है। अब देखो बात ऐसी है कि आरबीआई के सामने पॉलिसी रेट, जिसको हम रेपो रेट भी बोलते हैं, रेपो रेट का मतलब सिंपल सा होता है कि जो बैंक्स हैं, कॉमर्शियल बैंक्स हैं, वो आरबीआई से जिस रेट के ऊपर उधार लेते हैं उस रेट को बोला जाता है रेपो रेट। तो ऐसे में रेपो रेट का जो डिसीजन है उससे भी आगे बढ़ करके आरबीआई के सामने चैलेंजेस आ रहे हैं। रेपो रेट तो चलो ठीक है, इन्होंने 4% के लगभग रख दी। अब सवाल यह है कि एक तरफ तो इकोनॉमिक स्टिमुलस देना है, मार्केट में पैसा घुमाना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसके लिए आरबीआई ने क्या किया था? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम। इसमें क्या प्रोग्राम था कि जी जो भी गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स रिलीज किए जा रहे हैं उनको आरबीआई अपने हिसाब से खरीदेगा। इससे क्या होगा कि मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करने के बाद में आरबीआई गवर्नमेंट को पैसा देगी, और गवर्नमेंट उस पैसे को फिर खर्च कर पाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कुछ भी बूस्ट देने के लिए, और उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और मार्केट में पैसा भी घूमना शुरू कर जाएगा। पर जैसे ही आरबीआई ने अभी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग हुई है इसमें फाइनलाइज कर दिया है कि ये जो GSAP है, दैट मीन्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम, हम इसको डिसकंटिन्यू करेंगे, तो मार्केट में अचानक से आप देखो गवर्नमेंट जी के जो बॉन्ड्स हैं उनकी यील्डिंग राइज होने लग गई। यील्डिंग का मतलब हो गया, देखो बॉन्ड की शॉर्टेज, क्योंकि आरबीआई ने ऑलरेडी खरीद रखे हैं ये बहुत सारे बॉन्ड्स, तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स कम है, अब कम गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं तो उन पे इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली ज़्यादा मिलती है, तो लोग जो हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना, तो उस केस में नुकसान हो जाता है किसको? स्टॉक मार्केट को, क्योंकि पैसा फिर स्टॉक मार्केट में शेयर्स में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो वहाँ से निकाल करके ज़्यादा इंटरेस्ट गेन करने के लिए किस में इन्वेस्ट करेंगे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। तो इसकी वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। इसके अलावा अगर देखी जाए ऑपरेशन ट्विस्ट भी आरबीआई ने स्टार्ट किया था, ठीक है, उसमें भी क्या था कि लॉन्ग टर्म जो भी आप कह सकते हो लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड्स थे उनको तो आरबीआई ने खरीदा और शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को सेल किया, जिससे कि जो आप कह सकते हो ना कि रीफाइनेंसिंग का जो रिस्क है उसको एक बार पोस्टपोन किया जा सके। मतलब ये कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स अगर हमने रिलीज किए मार्केट में, ठीक है ना, तो उससे क्या हो जाएगा कि लोग पैसा देंगे 10 साल के लिए और बॉन्ड अपने पास में रखेंगे।
अब उसके ऊपर इनकम उनकी हो जाएगी लंबे समय तक, तो सरकार के ऊपर दबाव बना कि नहीं कि लंबे समय तक पैसा अक्यूमुलेट होगा और अचानक से फिर लोग जो हैं वो लॉन्ग टर्म के बॉन्ड को रिडीम करना चाहेंगे, पैसा अपना फिर से लेना चाहेंगे सरकार से, तब सरकार के ऊपर दबाव बन जाएगा। तो उस टाइम की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या कर दिया आरबीआई ने कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को लोगों से खरीद लिया और उनको कह दिया कि भाई हमें दे दो ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड, और लोगों को पैसे दे दिए, और फिर बाद में शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स रिलीज कर दिए 2 साल 1.5 साल इस तरीके से। तो इससे क्या हो गया कि एक बार पैसे का मैनेजमेंट हो गया। ये भी आरबीआई ने ऑपरेशन ट्विस्ट भी स्टार्ट किया था। अब बात ये आ जाती है कि जो रेपो रेट है वो तो आरबीआई ने मैनेज की, पर इसके अलावा जो बैंकों के पास में पैसा है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि आरबीआई की जो भी स्टांस है, जो भी कदम उठाए ना आरबीआई ने, वो सारे ऐसे हैं जिसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़े। मार्केट में अगर लिक्विडिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब कॉमर्शियल बैंक्स के पास में पैसा भी बहुत है। अब कॉमर्शियल बैंक्स के पास में पैसा है तो उस पैसे को कैसे एब्जॉर्ब किया जाए? एक तरीका तो ये कि रेपो रेट को राइज कर दो। रेपो रेट को राइज करने से क्या हो जाएगा कि बैंकों को, मतलब एक तरीके से बैंकों को उधार जल्दी से नहीं मिलेगा, ठीक है। पर यहां पर केस जो है वो उल्टा है, क्या कि बैंकों के पास में पैसा ज्यादा है, ठीक है, और वो लोन देने की कोशिशें भी कर रहे हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि अगर आप घर पे रहते हो या कोई नियर बाई आपके है तो कॉल करके पूछते रहते हैं कि भाई आपको लोन की रिक्वायरमेंट है क्या, आगे से प्रपोजल आ रहे हैं लोन के लिए, राइट। तो उस केस में क्या है, बैंकों के पास में पैसा है अभी, तो आरबीआई यहां पर क्या कर सकता है कि रिवर्स रेपो रेट को राइज कर दे। रिवर्स रेपो रेट को राइज करने का फायदा क्या हो सकता है इस केस में पर्टिकुलर, तो बैंक जो है वो अपनी मनी को आरबीआई में पार्क कर सकते हैं, या फिर आरबीआई जो है वो उधार ले सकता है बैंकों से और उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट उनको पे कर दे। रेपो रेट में तो क्या होता था, कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं वो आरबीआई से उधार लेते हैं, ठीक है ना, और रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से उधार लेता है, उल्टा काम हो गया ना। तो ऐसे में वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट जो है VRR, उसको देखो आरबीआई ने 3.99% तक फिक्स किया है कि कैसे भी करके मार्केट से लिक्विडिटी को हमें थोड़ा थोड़ा करके एब्जॉर्ब करने की जरूरत है। पर फिर भी अभी भी इसको और ज्यादा राइज करने की तरफ आरबीआई नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि इसको राइज करेंगे तो बैंक ऑटोमेटिकली पैसा अपना आरबीआई में पार्क करना शुरू कर देंगे, तो इससे लिक्विडिटी थोड़ी बहुत कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। पर सवाल क्या है, आरबीआई बिल्कुल न्यूट्रल नहीं रहना चाहता, आरबीआई ग्रोथ इंश्योर करना चाहता है, इसलिए अकोमोडेटिव स्टांस कंटिन्यू है। दैट मींस रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों को डाउन कर रखा आरबीआई ने अभी भी, और यही चीज कंटिन्यू है। और ये बताया गया है कि हम भी, अगर यूएस में ये प्रॉब्लम आती है, यूएस में अगर वहां का फेडरल रिजर्व अपनी पॉलिसी रेट्स को राइज करता है तो आरबीआई भी फिर अपने आप दबाव में आ जाएगा कि हमें भी हमारी पॉलिसी रेट्स को राइज करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, मार्केट में यूएस डॉलर्स की क्वांटिटी है वो तो रिड्यूस हो जाएगी, और रुपए की क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो जाएगी तो रुपया पहले ही बहुत बुरे परफॉर्मेंस दे रहा है। कल देखा था हमने कि लगभग 75.36 रुपीज़ पर यूएस डॉलर के बराबर ट्रेड कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा वीक परफॉर्मेंस आ जाएगी ना, तो इसको भी टैकल करना ज़रूरी है। नहीं तो इंटरनेशनली हम जो डिमांड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो पहले से कितना महंगा हो रहा है और महंगा हो सकता है। इसके अलावा आरबीआई के सामने एक और चिंता की बात क्या है कि जो फाइनेंशियल मार्केट में नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन का मतलब लिक्विडिटी एक्सेस में भी ना हो और बिल्कुल शॉर्ट भी ना पड़े, तो उसके लिए आरबीआई कहीं डिले तो नहीं कर रहा है अपनी इन पॉलिसी रेट्स को वेरी करने के लिए। पर सवाल यह है, आरबीआई ने टारगेट ही जब ग्रोथ को किया है तो यहां पर लिक्विडिटी एक बार अब अगर बढ़ भी रही है तो आरबीआई इस चीज़ को लेकर के कंसर्न तो है, पर वही चीज़ है, प्रायोरिटी आपको डिसाइड करनी है, ठीक है ना। तो वो वाली बात है यहाँ पे। इसके लिए आप देखो जो ओवरनाइट कॉल मनी रेट्स हैं वो भी अब धीरे धीरे आप देख सकते हो कि अभी फिलहाल तो देखो पॉलिसी रेट से कम ही चल रही है, रेपो रेट से कम ही रेट के ऊपर ये ट्रेड कर रही है। जिसमें क्या होता है कि मान लो किसी बैंक को पैसों की ज़रूरत है कि भाई मेरे पास में मेरा जो मिनिमम अमाउंट है वो मेंटेन, आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जितना पैसा मुझे मेंटेन रखना चाहिए वो मेरे पास में नहीं है, तो तू मेरे को दूसरे बैंक के पास में गया, XYZ के पास में, कि भाई तू मेरे को पैसा दे दे, मैं तेरे को इतना इंटरेस्ट पे कर दूंगा एक रात के लिए, या फिर मैक्सिमम एक रात या 2 रात के लिए होता है वो पैसा, तो वो पैसा वहाँ से वो ले लेंगे। तो ऐसे में एक बैंक दूसरे बैंक को बचाने का काम करता है इस ओवरनाइट कॉल मनी की अगर बात की जाए तो, ठीक है ना। तो इस केस में क्या हो जाता है कि यहां पर जो पॉलिसी रेट है उससे भी कम रेट रख रखी है, क्यों, अकोमोडेटिव। नहीं, अगर कोई बड़ा बैंक फेल भी हो जाता है ना तो फिर बाद में नुकसान हो जाता है,
तो ओवरऑल मल्टीपल चैलेंजेस कितने आ गए? नंबर 1 ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स चैलेंज, यूएसए वाली बात हमने डिस्कस कर ली। दूसरा कैपिटल फ्लाइट ट्रिगर, दैट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आरबीआई के द्वारा मार्केट में इन्फ्यूज़ किया जा रहा है, सरकार को हेल्प दी जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपिटल इन्वेस्टमेंट को पुश करो। और तीसरी चिंता क्या है? इन्फ्लेशनरी प्रेशर, लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है। और चौथी चिंता की बात क्या है? इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो अनइवन है, कि पैसे वाले तो पैसे वाले बन रहे हैं, उनकी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, पर दूसरी तरफ अगर गरीबों की बात की जाए तो उनके पास में पैसा अभी तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। तो यहाँ पर पॉलिसी डिलेमा आ गया, आरबीआई दुविधा में फंस गया बहुत बुरे तरीके से। और अल्टीमेटली आरबीआई ने क्या चूज किया? ग्रोथ और स्टेटस को मेंटेन करके रख लिया। अब देखो बात ऐसी है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करने की भी एक लिमिट होती है। क्यों? क्योंकि सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है ना, कि जितना रेवेन्यू और कैपिटल इनकम हो रही है, जितना आप कह सकते हो इनकम हो रही है, उसके कंपैरिजन में जो एक्सपेंडिचर है ना स्टेट गवर्नमेंट्स का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो ज़्यादा हो रहा है। इसकी वजह से ओवरऑल अगर देखें तो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट टोटल जीडीपी का 9.5% तक चल रहा है। वो भी कब? जब 2020-21 के डेटा को रिवाइज कर दिया गया है। तो ऐसे में सिचुएशन बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। एक तरफ तो सरकार जो है वो फिस्कल स्टिमुलस दे करके इकोनॉमी को बूस्ट देना चाहती है, पर वही चीज़ कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचा रही है, क्योंकि मार्केट में पैसा ज़्यादा घूमेगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी जितनी इन्होंने बना दी, अब सबसे एक मुश्किल क्या रहती है मॉनेटरी पॉलिसी के पास में? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी, डिस्कशन कर लिया, सारी चीज़ें फाइनलाइज कर दी, पर जब बात आती है ना इम्प्लीमेंटेशन की, इफेक्टिवनेस की, तब वहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होती हुई नहीं दिखाई देती है, तो इफेक्टिवनेस बहुत कम आती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज एक साथ काम करते हैं, बिहेवियरल इशू आ जाते हैं, सोसाइटी के अलग अलग इश्यूज हैं, ठीक है, और लोगों का जो एक टेंडेंसी चेंज हुई है। अभी आप देखो कि लोग कंजम्पशन की बजाय इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। अब जब इन्वेस्टमेंट ही इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर कंजम्पशन अगर नहीं होगा, तो फिर कैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी? ये भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, ये तो हो ही गया। अब एक तरफ तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ता चला जा रहा है, पेंडेमिक ने और बहुत बुरा हाल कर दिया है, तो इसकी वजह से अब थोड़ा थोड़ा खर्चा सरकार को और करना पड़ रहा है। चाहे उनके पास में आमदनी अट्ठन नहीं हो, पर खर्चा तो रुपया करना पड़ रहा है, तो करना पड़ ही रहा है, तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिस्कल डेफिसिट राइज होना भी अपने आप में चिंता की बात है, मॉनेटरी पॉलिसी की इफेक्टिवनेस नहीं आना भी चिंता की बात है। अच्छा जी, फिर आ जाओ तीसरी चीज पे। अभी डिबेट चल रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी को ग्रीन कर दो। ग्रीन का मतलब कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो भी वेरिएबल्स पे बातचीत हो रही है, उनके बारे में सोच समझ करके आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को कॉन्स्टिट्यूट करे। पर सवाल यह आ जाता है कि अगर ग्रीन पॉलिसी को हम अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, तो सवाल यह आ जाता है कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्वेश्चन है ना, उनके ऊपर भी डिस्कशन करना पड़ेगा कि क्या पॉलिटिक्स है, कौन से कंट्री ने क्या स्टेटमेंट दिया है, जियो पॉलिटिक्स हो या लोकल पॉलिटिक्स हो, उन पर भी फिर तो मॉनेटरी पॉलिसी ध्यान रखने लग जाएगी। तो फिर तो फिस्कल स्पेस, एक तरफ तो फिस्कल पॉलिसी जो सरकार चलाती है, एक तरफ मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई चलाता है, इनके ऊपर ओवरलैपिंग आएगी कि नहीं, और वो ओवरलैपिंग और ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन का कारण बन जाएगी। तो कुछ इकोनॉमिस्ट का तो ये कहना है कि ग्रीन पॉलिसी जो है वो फिस्कल ही रहने दो, इसको मॉनेटरी मत बनाओ। पर कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है, फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन सेंट्रल बैंक की चीफ जिनका नाम है क्रिस्टीना लेगार्ड, इनका ये कहना है कि जी आप ग्रीन मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करो, तो ये एक अलग ही ट्रेंड चलने शुरू हो गया। तो ऐसे में आरबीआई को या फिर जो भी सेंट्रल बैंक्स हैं, उनकी जो ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस है ना, उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, अगर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मुद्दों के ऊपर सोच करके वो मॉनेटरी पॉलिसीज को बनाने लग गए तो। क्योंकि यहां पर फिस्कल पॉलिसीज ऑलरेडी ग्रीन पॉलिसीज को ध्यान में रख के बनाई जा रही हैं। सरकार किस पे इन्वेस्ट कर रही है? रिन्यूएबल एनर्जी, इसके ऊपर। आरबीआई भी अगर इन्हीं को प्रमोट करना ज़्यादा शुरू कर देगा, इनको ध्यान में रख के करना शुरू कर देगा, तो ओवरलैपिंग आएगी कि नहीं। वैसे आरबीआई अपनी तरफ से प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का जो प्रोविजन रखता है ना, कि बैंकों को कह रखा है कि जी आप रिन्यूएबल एनर्जी में एमएसएमईज को, ठीक है, एग्रीकल्चर को, इनको आप लोन दिया करो, इतना % तो आपके पास में जितना अमाउंट है उसका लोन देना इनको पड़ेगा ही।
पर सवाल यह है कि जब मॉनेटरी पॉलिसी में और ज़्यादा डेप्थ में क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज बनानी शुरू कर दी तो मॉनेटरी पॉलिसी की इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो ये अपने आप में ज़रूरत है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के डिसीजंस को हमें रीलुक करने की ज़रूरत है। सारी जो चैलेंजेस हैं, ये सारे चैलेंजेस थे आरबीआई के सामने। मुश्किलें कैसे हैं? वैसे तो ग्रोथ को टारगेट रखा है, पर आगे ये चैलेंजेस बने तो रहेंगे ही ना। तो कैसे टैकल किया जा सकता है? एक हेल्दी डिबेट शुरू करो आप लोग, क्या करना चाहिए आरबीआई को इन सिचुएशंस में, ठीक है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखो, यूनिक फ्रंट, अनक्वाइट फ्रंट। इसमें इतनी सी बात है, चाइना और इंडिया के मिलिट्री लीडर्स के बीच में बातचीत तो हुई पर आउटकम कुछ अच्छा नहीं निकला। पर हाँ, केवल एक पॉजिटिव आउटकम था, वो ये कि कम्युनिकेशन में लगातार बने रहेंगे, ठीक है ना। बस वही चीज़ है कि कोई आउटकम प्रॉपर नहीं निकलता तो फिर अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। बातचीत तो थी कि गोगरा पोस्ट वाले रीजन में या हॉट स्प्रिंग वाले रीजन से विड्रॉवल किया जा सके, ठीक है ना। कल हमने मैप देख लिया था शाम वाले वीडियो में, उस वीडियो को आप देख सकते हो। उसमें शुरुआत में ही मैप आ गया था कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से इश्यूज है जहाँ पर अभी भी फंसे पड़े हैं चाइना और इंडिया। देखो, इंडिया की तरफ से तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने कह दिया था, और साथ में अभी जो दुसांबे में मीटिंग हुई थी ना संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की साइड लाइन्स में इंडिया और चाइना के बीच में, तो चाइना की तरफ से भी वहाँ के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर वेंग यी, इनके बीच में बातचीत हुई थी कि हम कंस्ट्रक्टिव सजेशंस के बेसिस पे काम करेंगे और कैसे भी करके फॉरवर्ड लुकिंग प्रपोजल्स को देते रहेंगे एक दूसरे से, आगे बढ़ेंगे। पर वही चीज़ है, चाइना ने बिल्कुल ही अपनी तरफ से इग्नोर कर दिया, बातों को मानना शुरू कर दिया। इवन ये कह दिया कि इंडिया की जो डिमांड्स हैं वो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है फुलफिल होना, ठीक है। तो ऐसे में ये जो 13th राउंड की जो बातचीत हुई है ये बिल्कुल फेल ही मानो आप, ठीक है। देखो, दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और जब नेबर्स में ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है तो देखो मुश्किलें बहुत होती हैं। एक तरफ तो दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड है, वो जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग गया है। चाइना के जो प्रोडक्ट हैं उनको बाइकआउट करने की भी एक लिमिट थी। क्यों? क्योंकि चाइना पे जो हमारे डिपेंडेंस है ना, हम उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, तो बाइकआउट भी नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा उसके प्रोडक्ट्स को। पर दूसरी तरफ एलएसी भी जो टेंशन है वो भी चल रही है। तो देखो, बात ऐसी है कि दोनों कंट्रीज़ की जो मिलिट्रीज़ हैं वो एलएसी के अक्रॉस बैठी रहेंगी, और हमारे मिलिट्री पर्सनल्स को बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है क्योंकि ठंड शुरू हो चुकी है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल, ऑर्डर ऑफ रीजन। देखो, इस आर्टिकल में तो छोटी सी तो क्या मतलब मेन बात जो है वो ये बताई हुई है कि असम में अभी 14 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। फेसबुक के ऊपर उन्होंने पोस्ट डाल दी कि तालिबान ने जो अफगानिस्तान में टेक ओवर किया है वो बहुत ही अच्छा है। इस बात को लेकर के जेल में डाला, मुद्दा पहुंच गया असम हाई कोर्ट में, तो वहां पर जुडिशरी ने सीधा बोल दिया कि ये चीज़ गलत है। आप इस तरीके से, आपके पास में ना तो प्रॉपर एविडेंसेज हैं कि कोई भी ये हेट स्पीच या कोई भी गलत चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं या टेररिज्म को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो एडिटर एक ही चीज़ बोल रहे हैं, बोले यूएपीए केसेस की बात करें तो पिछले सालों के अंदर लगातार 2019 से लेकर अब तक, जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये अपनी तरफ से ये वर्डिक्ट दिया था ना वताली जजमेंट में 2019 में, क्या कहा था कि सेक्शन 43 डी सब क्लॉज 5, इसका जो पार्ट, ये यूएपीए का जो ये सेक्शन है, बोले इसके तहत ये है कि अगर स्टेट, दैट मीन्स पुलिस अगर किसी को अरेस्ट कर लेती है तो वहाँ पर मतलब पुलिस को अगर किसी को अरेस्ट करना है यूएपीए की मिसकंडक्ट के बेसिस पे, यूएपीए के अंडर में जो भी मिसकंडक्ट बताए जा रहे हैं उनके बेसिस पे, तो वहाँ पर मेरिट्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है बेल देने से पहले। मतलब ये हो गया सीधा सा कि पुलिस को अगर लग रहा है ना कि हाँ यूएपीए का वायलेशन हुआ है, जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, नेशनल सिक्योरिटी इंटीग्रिटी को चैलेंज करने की कोशिश की जा रही है, तो पुलिस बिना सोचे समझे उनको अरेस्ट कर सकती है। दैट मीन्स कॉग्निजेबल ऑफेंस बता दिया इसको। पर असम हाई कोर्ट ने क्या बोला कि भाई ये कॉग्निजेबल नहीं है, आप इसको, आपने जो अरेस्ट किया है उसके पीछे आप प्रॉपर एविडेंसेस तो लेकर के आओ। तो ऐसे में 2019 के बाद में बहुत सारे केसेस हैं। आपको ये भी पता है कि NTCAA NRC एक्टिविटीज़ हुई थी बहुत सारी, जिसमें नताशा नरवल, देवांगना कलिता और आसिफ तना, इनको भी फिर बाद में रिलीज़ किया गया था। इसके अलावा आप देख सकते हो स्टैन स्वामी, उनको भी यूएपीए के तहत ही अरेस्ट किया गया था, पर उनकी तो जेसी के टाइम पे डेथ हो गई। और जेसी से रिलेटेड देखो क्वेश्चंस भी आए थे, जुडिशियल कस्टडी से रिलेटेड। इतना एनालिटिकल पेपर आने लग गया है प्रीलिम्स का, एडिटोरियल को बिना समझे आप क्वेश्चंस में अप्रोच ही नहीं कर पाओगे। लोग कहते हैं ना कि फैक्चुअल चीज़ों के लिए अलग है, एडिटोरियल देखना तो मस्ट हो चुका है, नहीं आप एनालाइज ही नहीं कर पाओगे। एनालिटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन डेप्थ स्टडी, एक्सप्लेन्ड पेज, इस
एक इंडियन एक्सप्रेस का इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि आप जब तक उस पर ध्यान नहीं दोगे ना, बात ही नहीं बनने वाली, आपको इन डेप्थ एनालिसिस समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है ना। और जिन लोगों ने ये जो अच्छे से फॉलो किया है ना, उनको बहुत बेनिफिट मिला होगा, मैं कह सकता हूँ इस चीज़ का, ठीक है। तो सवाल ये है कि जब से यूएपीए एक्ट को यूज़ करना शुरू किया तब से डिसेंट की जो फ्रीडम है, जो अपनी एक कहते हैं ना कि हाँ हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, डेमोक्रेसी में देखो डिसेंट तो अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, या जो भी डिफरेंसेज है सरकारी पॉलिसीज़ के साथ में वो। तो ऐसे में आप प्रोटेस्टर्स को क्रिमिनलाइज कर दोगे, उनको जेल में डाल दोगे, तो कहाँ फिर डेमोक्रेसी जिंदी रह जाएगी, ठीक है। यही चीज़ बताई जा रही है यूएपीए एक्ट के लिए। इस एक्ट के बारे में जो भी डिस्कशन हमारा होया हुआ है ना, उसको एक बार रिवाइज कर लेना, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो ज़रूर बनाना चाहिए आपको नोट्स। अच्छा, क्वेश्चन ये आते हैं सर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर दो, ऐसे कर दो, देखो थोड़ा सा आप, मैं समझा देता हूँ, उसके बाद में वर्कआउट कर लो। एक दो बता रहे थे बच्चे कि क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, एक दो स्टूडेंट्स ने बताया था कोई और एक इंस्टीट्यूशन है जो कि इस तरीके से टू द पॉइंट आंसर प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये अभी देखो टीम की थोड़ी शॉर्टेज है, मैं अकेला ही हूँ, और आपको टाइम पे भी वीडियो अवेलेबल कराना होता है ना, तो इसके लिए मैं आपको केवल एक्सप्लेन ही कर पाता हूँ अभी। अब टू द पॉइंट चाहिए तो उसके लिए कंक्लूजन निकालने के लिए मुझे 1 घंटा और देना पड़े, तो फिर आगे मैं ऑक्यूपाइड हूँ थोड़ा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा बेयर कर लो, मैं जल्दी ही यू मान लो फुल फ्लेजेडली आप लोगों पे ही फोकस करने वाला हूँ, पर अभी फ़िलहाल नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। तो आप खुद से भी कोशिश करो, बहुत बंदे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जो लोग अपने हिसाब से अभी पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बना रहे हैं ना, वो अगर कमेंट बॉक्स में भी लिख देंगे ना, और पॉइंट टू पॉइंट में देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, बड़ा आर्टिकल है ना तो उसमें 3 से 4 पॉइंट्स निकलते हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल कुछ नहीं निकलता है, ये आप ध्यान रखो। उनमें से की पॉइंट निकालो, क्योंकि एक ही पॉइंट को वो घुमा घुमा करके बताते रहता है, तो उससे मतलब नहीं है ना फंसने से, क्योंकि एक आर्टिकल के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। मैं फिर से बताता हूँ, कभी भी एक आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है, इश्यूज पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, कि आरबीआई के सामने क्या चैलेंजेस है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आपको एक पूरी अम्ब्रेला इमेज बनानी होती है, बहुत कुछ सोचना होता है उसमें। अब आपको अगर कोई, ये सबसे बड़ी इशू सिलेक्शन जिनके हो रहा है ना, उन लोगों ने टॉपिक्स को थॉरोली कवर किया है। इसका तरीका मैंने बता दिया आपको, नोट मेकिंग कर लो। नोट मेकिंग के लिए डायरी मेंटेन कर सकते हो, 4 डायरी मेंटेन करो चारों जीएस पेपर के लिए। इसके अलावा आप अपनी जो एक्सेल फाइल है, अगर आप टेक्नो फ्रेंडली हो तो आप इस हिसाब से मेंटेन कर सकते हो। वहाँ पर क्या करना है, सिलेबस का टॉपिक लिखो और उसके नीचे जो भी कंटेंट आए जा रहे हैं उनको बस कोडिंग के फॉर्म में लिखते चले जाओ, और उनको रिवाइज करो डे टू डे बेसिस पे, और वही पॉइंट आपको लास्ट टाइम एग्जाम में हेल्प करते हैं। अगर पूरी डिटेल्ड आप अलग अलग टॉपिक लिखो ना, डेट वाइज अगर आप बनाओगे तो डेट वाइज में बहुत मुश्किलें आती हैं। एक टॉपिक आरबीआई का आज की डेट में कवर हो गया, फिर पता पड़ा कि 10 दिन बाद में आरबीआई का दोबारा से आर्टिकल आ गया, तो भैया ऐसे क्या डेट वाइज ढूंढते रहोगे क्या। और यहीं पर आपने अगर देख लिया कि सेंट्रल मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी किस तरीके से फॉर्मुलेट होती है, आपने टाइटल डाल दिया और उसी के नीचे आपने लिखना शुरू कर दिया, तो इससे क्या हो जाएगा कि उसी चीज़ को आप अपडेट करते रहोगे तो एक जगह पे वो टॉपिक कवर हो जाएगा। हेल्प मिलती है इससे बहुत ज़्यादा। तो नोट मेकिंग का ये तरीका, और जो लोग ऑलरेडी बना रहे हैं नोट्स, वो अगर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सके प्रॉपर्ली तो कर दो, दूसरों की हेल्प हो जाएगी। मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ के लिए, ठीक है, बट समझने में कोई इश्यू आए तो आप मुझे बताओ, ठीक है। तो देखो, इस डिस्कशन में जो भी कंटेंट था वो हमने देख लिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।